नमस्कार दोस्तों, आते विज्ञान की प्रैक्टिस क्लास में पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि केंचुए का उत्सर्जी अंग क्या है या है? ज्वाला कोशिकाएं, नेफ्रिडिया, गुर्दा या फेफड़े। ठीक है, तो बात करें केंचुए के बारे में। अगर सबसे पहली बात कि जो केंचुआ होता है हमारा क्या होता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि ये जमीन के अंदर मिट्टी खाता है और उसके बाद क्या करता है, जब उसे त्यागता है तो वो एक खाद का काम करती है। वो कौन सी खाद? हमारी उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है। एक बात। दूसरी बात, जब ये जमीन के अंदर जाता है तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनमें क्या हवा मिलती है, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, जब कीटनाशक दवाएं बहुत कम मात्रा में होती थी या लोगों को जानकारियां नहीं थी, या हमारा देश उस टाइप की कीटनाशक दवाएं बना नहीं पाता था, तब निराई एक शब्द होता था, हमारे यहाँ बोला जाता है निराई। यानी कि जब फसल थोड़ी बड़ी होती है तो क्या होता है, जैसे कोई फसल मान लो, अब इस समय मान लो आलू की फसल आने वाली है, तो हमने आलू की फसल तो आलू लगा दिए, उसके बाद क्या है, जो कुछ खरपतवार होता है वो आलू में जमने लगता है। तो ये खरपतवार हम क्या करते थे, खुरपी और ऐसी चीजें होती थी उससे इसको हटाते थे, जिसे हम बोलते थे निराई बोलते थे। और उससे क्या होता है कि जब हम खेत को डालते तो मिट्टी खुरपी से उठाते हैं और इनकी जड़ों में क्या होता है, नमी जो है, देखो कई बार खेत इसलिए जुताया जाता है कि जो ऊपर की मिट्टी है और जो नीचे की मिट्टी होती है इनमें अंतर होता है। अगर ऊपर की मिट्टी सूख जाती है, ठीक, और नीचे की मिट्टी क्या नम होती है, जब हम जुताई कराएंगे तो ये मिट्टी मिल जाती है। तो जो ऊपर सूखी वाली मिट्टी है, क्या होता है, जब देखो उत्सर्जन सूरज से फायदा भी है नुकसान भी है। ठीक है, मिट्टी अगर कमजोर होगी तो उसमें अधिकतर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है। चलो ज्यादा लंबे नहीं जाते, हम केंचुए के बारे में बात कर रहे थे। तो केंचुआ हमारा किसान का मित्र होता है, एक बात। दूसरी बात, केंचुए का वैज्ञानिक नाम लुबिसिना है। केंचुए का ये क्या है, वैज्ञानिक नाम है। केंचुए का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है, लुबिसिना है। यह द्विलिंगी जंतु है। कौन सा है? द्विलिंगी। ठीक, हमसे पूछा है कि उत्सर्जी अंग क्या है। ठीक है, उत्सर्जी अंग क्या है, तो इसका आंसर है, आपको पता चल गया होगा, जिसे हम बोलते हैं नेफ्रिडिया। ठीक, जहां पे अब केंचुए के बारे में हमने बता दिया, किसान का मित्र कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम लुबिसिना, ये द्विलिंगी जंतु है। ठीक है, अब यहीं पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कह रहा है कि अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? पहला ऑप्शन है त्वचा के द्वारा, गलफड़े के द्वारा, ठीक है, फेफड़े के द्वारा, या ट्रैकिया प्रकार के। ट्रैकिया प्रकार वो होता है दोस्तों जिसमें आप कॉकरोच है, हम उदाहरण लें कॉकरोच का, तो दोस्तों इसके ऊपर का जो मान लो ये कॉकरोच टाइप का होता है ट्रैकिया,
यहाँ पे इसके छिद्र होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेकिया कहा जाता है। तो ये यहां से श्वास लेता है, ठीक है। समझ गए कॉकरोच के बारे में। तो अब दूसरी बात कह रहा है, अब वो हमसे बात कर रहा है अधिकांश कीट की, ठीक। तो अधिकांश कीट की बात कर रहा है, ठीक। कीट में केंचुए आते हैं, छोटे छोटे जीव आते हैं, केंचुए और भी कई छोटे जीव। तो अधिकांश कीट जो है किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया से। क्या बोलते हैं इसे? ट्रेकिया, ठीक है। यानी कि ऊपर से जो छिद्र होते हैं इनके, अधिकांश कीट बाहर से सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनमें फेफड़े नहीं होते हैं, ठीक है। फेफड़े क्यों नहीं होते हैं? अधिकांश छोटा सा जीव है, अब भगवान उसमें कितना छोटा फेफड़ा बनाएंगे, ठीक है। चलो ये तो उनकी बात हो गई, वो क्या करते हैं वही जाने, ठीक। तो हमें जो नॉलेज थी हमने आपको यहाँ पे बताया। तो 2 क्वेश्चन आपके पूर्ण हुए। अगला है निम्नलिखित में से हमारे शरीर के, निम्नलिखित में से हमारे शरीर के किस मूल खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स अपनी जगह है, कार्बोहाइड्रेट्स अपनी जगह है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है, फलों की बात करें तो केला से भी होता है, ठीक है, सेब से भी होता है, ठीक। चलो और बात करें अनाज में, अनाज जितने भी प्रकार के अनाज है हमें उनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और दूध ऐसी चीज है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और वसा भी मिलता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग मीन्स क्या होता है? बिल्ड माने क्या होता है? निर्माण करना। तो निर्माण कौन करता है और ये बिल्डिंग ब्लॉक क्यों होते हैं, ये बात समझो। जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि हम लोग कोई काम करते हैं, ठीक है, या आप एक काम करिए, आप अगर जिम नहीं जाते हैं या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक दिन सुबह उठ के दौड़ लीजिए। फिर क्या होगा? आपके पैरों में दर्द होगा, लेकिन ये दर्द आपकी हड्डियों में नहीं होगा, ठीक। आप एक्सरसाइज कीजिए कोई भी, फिर आपकी दर्द होगा मानी कहाँ होगा? मसल्स में होगा। और मसल्स यानी कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये बात आपको भी पता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। और जब ये कोशिकाएं टूटती हैं तब हमें दर्द होता है। जब हम दौड़ते हैं तब कोशिकाएं टूटती है, ठीक। जब हम रेस्ट करने आते हैं दर्द कब होता है? आप सुबह दौड़िए, पूरे दिन एक्सरसाइज कीजिए, जब आप शाम को घर आएंगे उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब आप रेस्ट पे जाएंगे तब आपको ज्यादा दर्द महसूस होगा। क्यों? ये ऐसा होता है कि उस समय हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो बिल्ड करती हैं, यानी निर्माण करती हैं नई कोशिकाओं का। उस समय नई कोशिकाएं बन रही होती हैं और हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक। तो इस ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए दोस्तों सबसे अहम चीज होती है प्रोटीन। प्रोटीन सबसे अहम चीज होती है और कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन का बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी पार्ट यानी कि प्रोटीन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, लेड ऑक्साइड है या लेड पेरॉक्साइड है? तो दोस्तों यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट जिसे हम बोलते हैं
मैग्नीशियम MgSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है मैग्नीशियम सल्फेट का, MgSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। इसे बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो एप्सम का औद्योगिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट है। ठीक है, इसे हिंदी में सेंधा नमक बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? सेंधा नमक बोलते हैं हिंदी में। ठीक, MgSO4 फार्मूला याद रखिए, बहुत आपके काम आता है। MgSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, और हिंदी में इसका नाम सेंधा नमक है। ये इसे क्या कहते हैं? एप्सम। क्या कहते हैं? एप्सम। इसे कहते हैं दोस्तों एप्सम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब एक सवाल लेते हैं अच्छा सा। कह रहा है शुद्ध पानी का pH मान कितना है? लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, सबको आता है। शुद्ध पानी का pH मान 4, 7, 12, 18। तो अगर pH मान की बात करें, जिसे हम बोलते हैं pH वैल्यू या pH मान, ये आपको बताता है कि कौन सी चीज क्षारीय है और कौन सी चीज अम्लीय है। तो यहां पे दो चीजें बताएगा pH मान, क्षारीय और दूसरी अम्लीय। तो सबसे पहले बात करें pH मान की, तो ये मूल संख्या है जो पदार्थों की अम्लता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। ठीक, क्या बताया कि क्या करती है? एक तरह की मान है, संख्या है, जो क्षारीय और अम्लीय का पहचान करती है। और इसकी जो है खोज सोरेनसन ने की थी। खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर बात करें, हमसे पूछ रहा है शुद्ध जल का pH मान क्या है। तो pH मान क्या होता है? ये होता है हमारा 0 से 14 के बीच। 0 से 14 के बीच हम नापते हैं किसी भी अम्ल या क्षार का pH मान। ठीक है, तो सीधे बात करें कि जिन पदार्थों का मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं। अब यहां पे बात करें जिनका मान मतलब 7 से कम, ये क्या होंगे? अम्लीय होंगे। तो सीधी सी बात है, 7 से कम क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जिनका मान 7 से कम आता है वे अम्लीय होते हैं। अब जिन विलीनों का मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। 7 से अधिक, अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी जानकारी मिलेगी यहां से कि क्षारीय वे होते हैं जिनका मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय वे होते हैं जिनका मान 7 से कम होता है। ठीक, और पूरा मान 0 से लेकर 14 के बीच होता है। और इसका pH मान की पता सोरेनसन ने लगाया था, सोरेनसन वैज्ञानिक ने लगाया था। ठीक है, अब बात करते हैं शुद्ध जल। शुद्ध जल का pH मान शुद्ध जल का pH मान, हमसे यही पूछा है कि शुद्ध जल का pH मान। तो बात करें शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, तो इसका pH मान हम 7 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? pH मान 7 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अब आगे कि आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुए हैं। ठीक है।